हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलोनियलिज्म की। राइट, पूरा कॉन्सेप्ट यार अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सिंपल वे में डिस्कस करने वाले। अभी तक आपको इतना सिंपली चीजों को समझाया नहीं गया होगा। तो अगर इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाओ जाकर उसे ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें भी शेयर करती हूँ, नोट्स हर वीडियो के वहीं पे अपलोड कर देती हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। मुझे एक्चुअली में रिक्वेस्ट आई थी कि आप नेशनलिज्म समझाओ या इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पर वीडियो बनाओ, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी बीच से उठा के चीज नहीं समझी जा सकती है। राइट, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है, तो इसे स्टार्टिंग से ही आपको समझना होगा। इसीलिए पहला वीडियो कॉलोनियलिज्म पर है। जब कॉलोनियलिज्म आपको क्लियर होगा तब नेशनलिज्म क्लियर होगा, इसलिए नेशनलिज्म पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। प्लीज कोई भी चीज बीच से समझने की कोशिश मत करिएगा, मैं आपको सब कुछ कंप्लीट कराऊंगी, बस आप चैनल पर टिके रहिएगा। क्या ब्रिटिश से पहले, ठीक है, ब्रिटिशर्स कुछ भी नहीं होता यार। अगर हमें एड्रेस करना है तो हम ब्रिटिश पीपल बोलेंगे, ब्रिटिशर्स के कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, तो ब्रिटिशर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो क्या ब्रिटिश से पहले भी इंडिया में कोई फॉरेन रूल था? उनके पहले भी किसी ने इंडिया में शासन किया था? जी हाँ, बिल्कुल किया था। ब्रिटिश से पहले भी काफी लोगों ने इंडिया में राज किया है। उससे पहले भी काफी फॉरेन रूल्स यहाँ पे रहे हैं। तो उन फॉरेन इन्वेजन्स में, ठीक है, जो ब्रिटिश से पहले इंडिया में फॉरेन रूल्स रहे हैं और जब ब्रिटिश आए, तो इन दोनों में फर्क क्या था? देखो, जो ब्रिटिश से पहले फॉरेन रूलर्स थे, उन्होंने कभी इंडिया को अपनी कॉलोनी की तरह ट्रीट नहीं किया। राइट, उन्होंने इंडिया को कभी अपनी कॉलोनी की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंडिया को होमलैंड माना अपना। ठीक है, उन्होंने इंडिया को अपना घर माना। राइट, इसके पहले जो फॉरेन रूलर्स रहे हैं ब्रिटिश से पहले, उन्होंने इंडिया को अपने घर की तरह ट्रीट किया। लेकिन जो यूरोपियंस थे या जो ब्रिटिश थे, उनकी इंटेंशन कभी भी इंडिया में सेटल होने की नहीं थी। ठीक है, जो फॉरेन रूलर्स थे वो एक तरीके से सेटल होना चाहते थे इंडिया में। ठीक है, वो एक तरीके से घर मानते थे इंडिया को अपना। लेकिन जो ब्रिटिश थे, उनकी इंटेंशन कभी भी इंडिया में सेटल होने की नहीं थी, बल्कि उनकी इंटेंशन ये थी कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है इंडिया की, उसको बर्बाद कैसे किया जाए, उसको खत्म कैसे किया जाए, इस पर उनका पूरा ध्यान था। इनिशियली ब्रिटिश इंडिया में आए कैसे? ब्रिटिश इंडिया में आए एज अ ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, कुछ मर्चेंट्स थे यार, ठीक है, कुछ ट्रेडर्स थे जिन्होंने आपस में मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और ये बनी कैसे? इसे इनकॉर्पोरेट किया गया, इसे बनाया गया लंदन में। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को अंडर चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इस कंपनी के ऊपर भी एक अथॉरिटी थी जो थी क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, लंदन में ये बनी थी और क्वीन एलिजाबेथ ने इसे बनाया था अपने चार्टर के थ्रू। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से मुझे सुनिएगा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। 1707 में मुगल्स का डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन होना एक तरीके से शुरू हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ हुई तो जितने भी छोटे छोटे एक तरीके से प्रिंस थे वो आपस में भिड़ने लग गए, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी जो थी वो वीक पड़ गई पूरी तरीके से। सेंट्रल अथॉरिटी जो थी वो औरंगजेब था। ठीक है, वो पूरी तरीके से वीक पड़ गई, वो तो मर गया ना। तो बाकी जो छोटे छोटे प्रिंस थे वो आपस में लड़ाई करने लगे कि अब कौन बैठेगा गद्दी पर। ठीक है, किसके हाथ में सबसे ज्यादा ताकत जाएगी, इसके लिए वो आपस में भिड़ने लग गए। इसका फायदा उठाया ब्रिटिश ने, इसका फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उसने क्या किया? जो प्रिंस लड़ रहे थे उनको और ज्यादा जाके आपस में लड़वा दिया। अपनी आर्मी भी भेज दी कि जाओ तुम लोग हेल्प करो इनकी लड़ने में। ठीक है, लड़वा दिया। जब आपस में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल ली, ठीक है, तो जब दो बिल्लियां लड़ रही थी तो बंदर को मौका मिल गया पूरी रोटी खाने का। तो यहाँ पे बंदर थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो बिल्लियां थी वो थी प्रिंस जो आपस में लड़ रहे थे फॉर पावर। सो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो सिर्फ एक मर्चेंट्स का ग्रुप थी, इसको एक तरीके से वीक पॉलिटिकल पावर का फायदा मिला इंडिया में। ठीक है, यहीं से कहानी शुरू हुई यार। एक तरीके से वीक पॉलिटिकल पावर जो था इंडिया में ड्यू टू औरंगजेब्स डेथ, उसी का फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, प्लीज एक शेयर तो बनता ही, एक लाइक बनता है, और तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। वी हैव टू ग्रो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन और भी ट्रेडर्स थे, जैसे फ्रेंच ट्रेडर्स भी कुछ थे वहां पे जो मर्चेंट्स की तरह अपना काम कर रहे थे इंडिया में। ठीक है, तो अब कंपनी को अपना कंपटीशन तो हटाना था ना। अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो अपना कंपटीशन तुम्हें हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। तो कंपनी ने अपना कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए, अपना कंपटीशन हटाने के लिए पॉलिसी ऑफ वॉर का यूज किया। अब देखते हैं आगे पॉलिसी ऑफ वॉर क्या है।
जिसको भी हटाना है उसके साथ वॉर कर लो, उसके साथ भिड़ जाओ, राइट? यही होती है पॉलिसी ऑफ वॉर। पहला है बैटल ऑफ प्लासेस 1757, वेरी इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ प्लासेस किसके किसके बीच में लड़ा गया? ये लड़ गया नवाब सिराज उद दौला और कंपनी के बीच में। ये याद रखना जरूरी है गाइस, नवाब सिराज उद दौला और कंपनी के बीच में ये बैटल लड़ा गया, जिसमें नवाब को बहुत भयानक हार का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो उनके खुद के कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने ही इनके साथ गद्दारी कर दी और वो कंपनी के साथ जाके मिल गया। नवाब के कमांडर इन चीफ का नाम था मीर जाफर। बाद में क्या हुआ? कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। नवाब बदल रही है कंपनी, आपने देखा। तो एक तरीके से जो कंपनी को ताकत मिल गई कि उसको जब मर्जी नवाब वो बदल सकती है, इसने एक तरीके से ना हमें समझाया कि इस बैटल के बाद ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन रखी गई इंडिया में। एक तरीके से आप देख सकते हो इस बैटल के बाद ही कंपनी के पास ही पार आई कि भाई वो नवाब को बदल सकती है, जब उसकी मर्जी वो नवाब को उठा के बदल देगी। मीर जाफर से मीर कासिम को बैठा दिया। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ही पता चल रहा है कि कंपनी के पास पॉलिटिकल पावर आना शुरू हो चुकी थी बैटल प्लासेस से। इसका मतलब है कंपनी एक डी फैक्टो हेड बन गई। डी फैक्टो मतलब क्या होता है? रियल हेड बन गई। और नवाब एक डी ज्यूरे हेड बनकर रह गया, यानी कि सिर्फ एक नॉमिनल हेड, सिर्फ नाम का हेड बनकर रह गया। यानी एक्चुअल जो पावर थी, जो सच में जो रियल पावर थी, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग की पावर थी, वो कंपनी के पास थी। और जो ऐसे जिसके नाम में डिसीजन लिए जा रहे थे वो था नवाब, यानी कि टाइट्यूलर हेड। आगे डिस्कस करेंगे, बहुत डेंजरस चीज होती है। इससे क्या क्या हुआ ये आपको आगे पता चलेगा। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया। इसमें थे नवाब ऑफ औध, बंगाल, एंड वो लड़ रहे थे मुगल एम्परर शाह आलम की तरफ से। तो तीन लोग लड़ रहे थे कंपनी से, नवाब ऑफ औध, बंगाल एंड मुगल एम्परर शाह आलम। ठीक है, ये तीनों लड़ रहे थे कंपनी से और तीनों को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। इससे ये हुआ कि पूरा जो बंगाल था वो कंपनी के हाथों में चला गया। शाह आलम को दीवानी राइट्स सरेंडर करने पड़ गए कंपनी को। दीवानी राइट्स क्या थे? ये थे राइट टू कंट्रोल द कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेवेन्यूज, यानी जो रेवेन्यू था पूरा उसको एक तरीके से कलेक्ट करना। आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता था, ठीक है, लोगों से। वो रेवेन्यू कलेक्ट करना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखना, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। तो कलेक्शन ऑफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेवेन्यूज इन बंगाल, बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा। ठीक है, तीन, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा के जो रेवेन्यू कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत थी। ठीक है, और द राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग सिविल जस्टिस इन दोज एरियाज, और सिविल जस्टिस को एडमिनिस्टर करने की जो ताकत थी, ये सारी चीजें जो इनको मिला के दीवानी राइट्स कहते हैं, ये दीवानी राइट्स कंपनी के हाथों में चले गए। ठीक है, तो क्या क्या था इसमें? रेवेन्यू को कलेक्ट करना और एडमिनिस्टर करना बंगाल, बिहार और ओडिशा में, और सिविल जस्टिस को एडमिनिस्टर करने की ताकत इन तीनों एरियाज में ये चली गई कंपनी के पास। नवाब के पास बस छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करते रहो, बस ये छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दी गई थी। द डाइवोर्स बिटवीन द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज कंप्लीट। इसका मतलब क्या होता है? जो एक तरीके से पावर था, ठीक है, जो ताकत थी डिसीजन मेकिंग की, वो कंपनी के पास थी, और जो रिस्पॉन्सिबल रहता था वो रहता था नवाब। मतलब इसका मतलब समझो ध्यान से, ठीक है। इसको उसी तरीके से देखो कि कंपनी जो थी वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी और जो नवाब थे वो इंडियन प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इंडिया में क्या होता है? प्रेसिडेंट के नाम पर सारी चीजें होती हैं, उसके नाम पर इमरजेंसी लगती है, सब कुछ उनके नाम पर होता है, राइट। लेकिन एक्चुअल पावर प्रेसिडेंट के हाथों में नहीं रहता है। वही चीज यहां पे हो रही थी। जो कुछ भी कंपनी उल्टे सीधे डिसीजंस लेती थी वो नवाब के नाम पर लेती थी कि भाई नवाब ने कहा है, ये नवाब के नाम पे हो रहा है, राइट, नवाब ने ही ये डिसीजन लिया है। बट एक्चुअल डिसीजन जो ले रहा था वो थी कंपनी एक्चुअल डिसीजंस ले रही थी कि भाई टैक्सेस बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारे एक्चुअल डिसीजंस कंपनी ले रही थी। इसी वजह से यहां पे कहा गया पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक तरीके से कंप्लीट डिफरेंस हो चुका था, राइट। पावर कंपनी के हाथ में था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब के ऊपर जाती थी। लोगों को गालियां देनी रहती थी तो नवाब को देते थे जाके कि तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। उनको क्या पता कि एक्चुअल चीजें जो कर रहा है वो है कंपनी, राइट। इसी सिस्टम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर के सिस्टम को, यानी कि रिस्पॉन्सिबल नवाब थे और ताकत थी कंपनी के हाथ में, इसी सिस्टम को कहते हैं डबल गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी एंड द नवाब्स।
यानी नवाब और कंपनी की डबल गवर्नमेंट का सिस्टम यहाँ पे चल रहा था। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं प्लीज ये सारी चीजें ध्यान से सुनिएगा। डबल गवर्नमेंट कब तक चली? डबल गवर्नमेंट 1765 से लेकर 1772 तक चली। क्यों चली 1772 तक मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इस दौरान 1765 से 1772 तक क्या हुआ? इंडिया के लोगों को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया, हेविली एक्सप्लॉइटेशन हुआ इंडिया के लोगों का। 1772 में जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया घोषित कर दिया गया कंपनी को। क्यों? क्योंकि उसने लोन मांगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से। मतलब यहां पे एक सवाल उठता है गाइस, आपको भी खुद से पूछना चाहिए, जो इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रही थी इंडिया के लोगों को, इतना ज्यादा पैसा आ रहा था उसके पास, वो आखिर बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट कैसे हो जाएगी? राइट? ठीक यही सवाल ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी सोचा इंग्लैंड में बैठकर, ठीक है, कि यार ये इसको इतना पैसा ये कमा रही है, इसको इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है, आखिर ये बैंकरप्ट हो कैसे सकती है? देखते हैं क्या हुआ फिर। इसी वजह से कंपनी, इसी बेवकूफी की वजह से जो उसने लोन मांगा ब्रिटिश पार्लियामेंट से, इसी वजह से पार्लियामेंट के कान खड़े हो गए और उसने कहा कि भाई यही मौका है कंपनी को अपने कंट्रोल में ले आओ पूरी तरीके से। राइट? एक तरीके से कंट्रोल करना स्टार्ट कर सकते हैं हम कंपनी को। देखते हैं क्या हुआ। इसी तरीके से कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास हुआ। राइट? ये पहला एक तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट का मूव था, एक तरीके से पहली कोशिश थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कंपनी को कंट्रोल करने की, इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक्ट ऑफ जुडिकेचर इन 1781 आया। और हाँ, ये सारे एक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किए हैं। ठीक है? क्यों नहीं एक्सप्लेन किए? बिकॉज एक बहुत अच्छा मैंने वीडियो बनाया जिसमें ये सारे एक्ट्स मैंने बहुत बढ़िया से कवर किए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी मैं डाल दूंगी। एक्ट्स मिस आउट नहीं करने हैं, मैं वापस से बता रही हूं, मत मिस आउट करना एक्ट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट? जुडिकेचर एक्ट्स के बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, और उसके बाद काफी सारे चार्टर्स एक्ट पास हुए, जैसे 1793 से लेके 1853 तक ही सारे चार्टर्स पास हुए। 1772 में बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के गवर्नर बने वॉरेन हेस्टिंग्स। राइट? इन 1772। तो अब जब ये बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का एक ही अथॉरिटी होनी थी, ठीक है, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स एक ही अथॉरिटी होनी थी, गवर्नर। राइट? तो डबल गवर्नमेंट का अब कोई फायदा नहीं रह गया था, इसलिए 1772 में डबल गवर्नमेंट को एंड कर दिया गया, क्योंकि भाई कंपनी ने भी खुद को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, तो इस वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स का आना यहाँ पे जरूरी था। 1858 के पहले, यानी 1858 में क्या हुआ था? 1858 में उसके पहले का जो पीरियड है उसे हम कॉलोनियलिज्म कहेंगे, ठीक है, प्री 1858। और जो 1858 के बाद का पीरियड है उसे हम नेशनलिज्म कहेंगे। ये छोटी सी चीज अगर आप याद रखेंगे तो आपको भी फायदा होगा कि 1858 के पहले का पीरियड कॉलोनियलिज्म का होता है, जो हमें स्टडी करना है। क्यों? क्योंकि जब सिपॉय म्यूटनी हुई ना यार, जब वो सिपॉय म्यूटनी हुई, जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तब गेम बदल गया बहुत ज्यादा। कंपनी का रूल खत्म हुआ और ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल स्टार्ट हुआ था। इसीलिए 1858 के बाद का पीरियड नेशनलिज्म का पीरियड है और उसके पहले का, 1858 के पहले का पीरियड कॉलोनियलिज्म का पीरियड है। इसलिए ये इक्वेशन याद रखना, ये चीज बहुत जरूरी है और हमेशा काम आएगी, कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे इन चीजों में। मीनिंग और डेफिनेशन अब हम देखेंगे कॉलोनियलिज्म की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर कॉलोनी वर्ड का मीनिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉलोनी का मतलब होता है अ कंट्री और एन एरिया, ठीक है, कोई कंट्री या कोई एरिया जिसे कि पॉलिटिकली कंट्रोल किया जा रहा है एक दूसरी पावरफुल कंट्री द्वारा, जो काफी बार दूर होती है। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कॉलोनी का मतलब होता है एक कंट्री और एरिया जिसे कि एक पावरफुल कंट्री, एक पावरफुल कंट्री कंट्रोल करती है, जो कि यूजुअली दूर रहती है कहीं अब्रॉड में। राइट? हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। ये लिटरल मीनिंग है, यानी कि डिक्शनरी मीनिंग है कॉलोनी का। राइट? कॉलोनियलिज्म या कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका लिटरल मतलब या इसका डिक्शनरी मीनिंग ये होता है द एक्ट ऑफ सेंडिंग पीपल टू लिव एंड गवर्न अदर पीपल, यानी कि अपनी कंट्री के लोगों को, ठीक है, भेजना कि तुम जाके दूसरी कंट्री के लोगों को गवर्न करो और वहां पे रहो जाकर। राइट? एक तरीके से कॉलोनियलिज्म इज अ पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेंटेनिंग एन एम्पायर, मतलब एक अपना साम्राज्य बनाना, ऑर्गेनाइज करना उसे और उसे मेंटेन करना। राइट? ये कॉलोनियलिज्म है। मॉर्गन थॉर ने कैसे डिफाइन किया है कॉलोनियलिज्म को? उन्होंने कहा एक्सपेंशन ऑफ स्टेट्स पावर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स, यानी जब स्टेट की जो ताकत है, उसकी जो पावर है,
जब वो स्टेट से निकलकर दूसरे स्टेट्स पर भी जाने लगे, एक तरीके से एक्सपैंड होने लगे स्टेट की पावर, तो उसको हम कहेंगे कोलोनियलिज्म, राइट। मतलब एक स्टेट जब दूसरे स्टेट पर भी अपनी ताकत दिखाने लगे, कब्जा करने लगे, तो उसको कोलोनियलिज्म कहा जा सकता है। जब वो अपने बॉर्डर्स के बाहर जाकर अपनी ताकत को एक्सरसाइज करने लगे तो उसे कोलोनियलिज्म कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉर्गनथॉ। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कोलोनियल रूल की? वो है एक्सप्लॉयटेशन, अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोलोनियल रूल की। कोलोनियलिज्म को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, जो कि मेरी मैम ने मुझे पढ़ाया, जिस तरीके से मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाने वाली हूं, वो है स्टेजेस में उसे समझना, राइट। कोलोनियलिज्म के 3 मेन स्टेजेस थे, ठीक है। कोलोनियलिज्म के 3 मेन स्टेजेस थे। तो जो ब्रिटिश का एक्सप्लॉयटेटिव रोल रहा है इंडिया में, उसे हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है द पीरियड ऑफ मर्चेंट कैपिटल, द पीरियड ऑफ मर्चेंट कैपिटल, जो कि 1757 से शुरू होता है, 1813 पर खत्म होता है। दूसरा है द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल, जो 1813 में शुरू होता है और 1858 को खत्म होता है। थर्ड पीरियड है और आखिरी स्टेज है कोलोनियलिज्म का, वो है द पीरियड ऑफ फाइनेंस कैपिटल, जो कि लेट 19th सेंचुरी से शुरू होता है या हाफ 19th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और इंडिपेंडेंस तक चलता है। इन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे और आपका कोलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहला है द पीरियड ऑफ मर्चेंट कैपिटल। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी इंडिया में ट्रेड करने की। इसको ये मोनोपोली का मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर मल्टीपल बायर्स, यानी बेचने वाला तो बस एक ही होगा लेकिन खरीदने वाले 1000 होंगे, करोड़ होंगे, राइट। इसको कहते हैं मोनोपोली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी इंडिया में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो बेच सकती थी वो सिर्फ वही कर सकती थी, राइट। और कोई ट्रेडर ये काम इंडिया में नहीं कर सकता था। मोनोपोली क्या हर चीज से रिलेटेड मोनोपोली थी? ये इसमें डिटेल में जाना पड़ेगा, जो कि इतना जरूरी नहीं है, राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मोनोपोली मिली कैसे? ये उसे मिली थी क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू, जो चार्टर के थ्रू इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, याद है आपको? उसी चार्टर के थ्रू इसको ये मोनोपोली मिली हुई थी ट्रेड करने की इंडिया में, और इसी की वजह से इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करती थी इंडिया के लोगों का। इस पीरियड में क्या हुआ यार कि जो इंडिया के फिनिश्ड गुड्स थे, फिनिश्ड गुड्स मतलब बने बनाए गुड्स जो होते हैं, जो इंडिया के प्रोडक्ट्स थे, उनको कम दाम पर खरीदा जाता था इंडिया से और उनको एक्सपोर्ट किया जाता था इंग्लैंड में, उन्हें इंग्लैंड में बेचा जाता था, राइट। इंग्लैंड में हायर प्राइसेस पर बेचा जाता था। इंडिया में कम दाम पर खरीदो और इंग्लैंड में बढ़ा के दाम पर उसको बेचो तो प्रॉफिट कमाओगे। तो इसी वजह से इंग्लैंड को दोनों कंट्रीज से सरप्लस हो रहा था, दोनों कंट्रीज से उसको प्रॉफिट हो रहा था। इंडिया पे भाई कम दाम पे खरीदना पड़ता था, पैसा कम खर्चना पड़ता था, और इंग्लैंड में महंगे दाम पर बेचना पड़ता था, तो वहां से भी प्रॉफिट कमाते थे। तो दोनों कंट्री से इंग्लैंड प्रॉफिट खा रहा था आराम से बैठकर। एक चीज यहाँ पर हमें जो याद रखनी वो ये है कि उस वक्त इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, राइट। क्यों सोने की चिड़िया बोला जाता था? बिकॉज इंडिया वॉज फुल ऑफ रिसोर्सेस। इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेस थे यार, इंडिया बहुत ज्यादा अमीर था उस वक्त, राइट। और जो इंग्लैंड था वो एक गरीब कंट्री थी, इतना ज्यादा पैसा नहीं था इंडिया के पास, ठीक है। वो अपने डेवलपमेंट स्टेज में ही था। तो इस वजह से जो उसको खरीदना पड़ता था सामान इंग्लैंड को इंडिया से, क्या देकर खरीदना पड़ता था? गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स देकर खरीदना पड़ता था, सोने और चांदी के सिक्के देकर इंडिया का सामान वो खरीदता था, राइट। सोने और चांदी के सिक्के देकर सामान खरीदना पड़ रहा है तो इससे क्या होगा? जो आपकी कंट्री की वेल्थ है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, राइट। जो आपकी कंट्री की वेल्थ है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और वो दूसरी कंट्री में जा रही है, राइट। इंग्लैंड के जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स थे वो इंडिया में जा रहे थे, तो एक तरीके से ड्रेनेज ऑफ वेल्थ हो रहा था ब्रिटेन में, राइट। और ये पोजीशन कब बदली? ये पोजीशन बदली आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद कंपनी के पास काफी ज्यादा ताकत आ गई, तो ये पोजीशन उस बैटल के बाद बदल गई। अब इंग्लैंड को अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पैसे की जरूरत थी। इंग्लैंड को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने के लिए इंग्लैंड को काफी ज्यादा पैसे की जरूरत थी, इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, ताकि वो अपने इंडस्ट्रीज में पैसा लगा सके। तो इतना ज्यादा कैपिटल कहां से आएगा? इतना ज्यादा कैपिटल कहां से लाओगे? इंडस्ट्रीज बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए, वो कहां से आएगा? तो इंग्लैंड को सूझा इंडिया, है ना। इंडिया एक रिच कंट्री है, क्यों ना उसका पैसा उठाकर हम अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बनाना स्टार्ट करें, इंडस्ट्रीज को बिल्ड करना शुरू करें। और ठीक यही चीज होना स्टार्ट हुई। जो इतनी सारी पॉलिटिकल पावर आ चुकी थी कंपनी के पास,
उसने उसका फायदा उठाया, है ना। मैक्सिमम गुड्स को उसने इंडिया से खरीदा मिनिमम पेमेंट पर, राइट। उसने इंडिया से बहुत सारा सामान खरीदा, मैक्सिमम गुड्स, बहुत सारे सामान खरीदे और उसके लिए बहुत कम कम पे करना स्टार्ट किया। क्यों कम पे करना स्टार्ट किया? भाई तुम्हारे हाथ में पॉलिटिकल पावर है, उसको जैसे भी मिसयूज करना है करो, लोगों को डरा धमका के जिस तरीके से भी उसका मिसयूज करना है करो, और इसने वही काम किया। तो जब कम दाम में खरीदा तो कम पैसा भी खर्चना पड़ा और वो पैसा गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। वहां पे इंडस्ट्रीज इसी तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हुई। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी ब्रिटिश के हाथ में था, मेन चीज तो उन्हीं के हाथ में थी। तो उन्होंने बहुत सारी वेल्थ को इंडिया से निकाला, बहुत सारी वेल्थ वो इंडिया की लेकर गए, और ट्रेड में तो प्रॉफिट्स वो हो ही रहे थे। तो रेवेन्यू से भी जो प्रॉफिट्स कमाया और ट्रेडिंग के थ्रू भी जो प्रॉफिट हो सकता था वो भी उन्होंने जम के कमाया। इस पीरियड को मर्चेंट कैपिटल का पीरियड इसीलिए कहा गया क्योंकि मर्चेंट्स के पास एक तो इतनी ज्यादा कैपिटल आ रही है और वो कैपिटल यूज हो रही है फर्दर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। इंग्लैंड में ठीक इसी तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था और वो हुआ था इंडिया के पैसे से, राइट। यही था कोलोनियलिज्म। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ कॉर्नवालिस द्वारा, ठीक है। कॉर्नवालिस ने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया, नाम के लिए एक तरीके से फिक्स कर दिया गया। अभी आपको पता चलेगा क्या हुआ इस सिस्टम के थ्रू। एग्रीकल्चर के नाम पर यार कंपनी जबरदस्ती मर्सीलेसली रेवेन्यू को बढ़ाती रही, लैंड रेवेन्यू के दिन ब दिन उसको बढ़ाती रही एग्रीकल्चर के नाम पर। और यहां पर परमानेंट सेटलमेंट के नाम पर कहा गया कि लैंड रेवेन्यू फिक्स है। किस बात का फिक्स है? आप एग्रीकल्चर के नाम पे उसे जबरदस्ती दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हो। तो लैंड रेवेन्यू कुछ भी फिक्स नहीं हुआ था, उसको दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा था एग्रीकल्चर के नाम पर। और बेचारे जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, वो बुरी तरीके से मर रहे थे एक तरीके से। जो भी वेल्थ कंपनी जनरेट कर रही थी इंडियन मर्चेंट्स के थ्रू, जमींदार्स के थ्रू, ठीक है, ये सारी वेल्थ वो और अदर सोर्सेस के थ्रू जो वेल्थ आ रही थी उसके पास, इस वेल्थ को वो इंग्लैंड भेज रही थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, राइट। इसी ने एक तरीके से फाइनेंस किया, इसी कैपिटल ने, जो इंडिया से वो कैपिटल लेके गया, इसी ने फाइनेंस किया इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। जो कंपनी के ऑफिसर्स थे यार बहुत ज्यादा करप्ट थे। जो आर्टिसंस थे यार, उनको अपने जो प्रोडक्ट्स थे उनको कम दाम पर सरेंडर करना पड़ा, कम दाम पर उन्हें बेचना पड़ा। फोर्स्ड थे वो कम दाम पर उन्हें बेचने के लिए। जब आप कम दाम पर अपनी चीजें बेच रहे हो तो आपके पास रह ही क्या जाएगा खाने के लिए, राइट। इसीलिए जो आर्टिसंस थे उनको एग्रीकल्चर अडॉप्ट करना पड़ा। पहले वो अपना सामान बनाकर बेच रहे थे, अब उन्हें एग्रीकल्चर की तरफ आना पड़ा, ठीक है। खेती करके पैसा कमाना पड़ा। और खेती करके भी पैसा क्या कमाओगे यार, लैंड रेवेन्यू दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो वहां भी तुम मरे, अपनी साइड भी तुम मरे। तो हर तरीके से कंपनी ने एक्सप्लॉइट किया था इंडिया के लोगों का, राइट। और कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया इस वजह से। सेकेंड स्टेज की तरफ हम आ चुके हैं, जो कि है द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल 1813 टू 1858। लेकिन इसके पहले अगर आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, जिसकी आईडी लॉ पीप्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाकर फॉलो कर लो। बहुत सही रील्स वहां पर मैं डालती हूँ डेली। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंस्टा पे आकर मुझसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हो। आपके कमेंट करने की वजह से ही चीजें मेरे लिए आसान होती हैं, उसी के बेसिस पर ही मैं वीडियोस बना पाती हूँ। इसीलिए कमेंट जरूर किया कीजिए, मैं लॉ टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। और टेलीग्राम पर डेली नोट्स अपलोड हो रहे हैं, डेली, एक भी दिन मिस नहीं हो रहा है। तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंडिया ने जब सेकेंड पीरियड में कदम रखा, इंडिया ने जब सेकेंड पीरियड में एंटर हुआ एक तरीके से कोलोनियलिज्म के, तब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है। एक तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंपैक्ट भी पड़ा इंडिया पर, ठीक है, इस सेकेंड स्टेज में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इंग्लैंड में एक नई सोशल क्लास आई जिसका नाम था कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट्स। कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट्स, जी हाँ, ये वही कैपिटलिस्ट हैं जिनसे कार्ल मार्क्स को नफरत थी, राइट। और अब हमें भी कुछ देर में नफरत इनसे हो जाएगी। ये एक तरीके से डोमिनेंट एलिमेंट्स बन गए ब्रिटिश इकोनॉमी में। जो दूसरे ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, एक तरीके से वो सक्सेसफुल हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को डिस्ट्रॉय करने में इंडिया में, ठीक है। इन्होंने, मर्चेंट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को इंडिया में खत्म करना शुरू कर दिया, राइट। अब इंडिया को दो तरीके के एक्सप्लॉइटर्स को झेलना था। अब इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन दो लोग करने वाले थे, एक तो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दो लोग इंडिया को एक्सप्लॉइट करने वाले थे बुरी तरीके से। कैसे, आगे देखते हैं, राइट। जो आपके ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इंडिया को एक तरीके से मार्केट बनाना चाहते थे ब्रिटिश टेक्सटाइल्स की, राइट। कैसे,
अब वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, तो वहां पर टेक्सटाइल्स बन रही थी, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वहां पे। तो वहां पे जो सामान बन रहा था, बेचोगे कहां, राइट? सामान तो बना लोगे, बेचोगे कहां? तो बेचने के लिए उन्होंने इंडिया को चुना, ठीक है, इंडिया को ही चुना उन्होंने अपना सामान बेचने के लिए, और उसी से रॉ मटेरियल उठाते थे। मतलब समझ रहे हो, इंडिया से ही रॉ मटेरियल लेके जाते थे सामान बनाने के लिए, और वो सामान उठाकर इंडिया को ही बेचते थे। इतना बेवकूफ बनाया था, मतलब हद समझ लो। यहीं से सामान उठा के जाते थे, यहीं से कॉटन लेते थे, यहीं से जूट लेते थे, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए सामान बनाने के लिए वो यहां से लेते थे इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में जाके सामान बनाकर वो इंडिया को वापस से बेचते थे। जो इंडिया की ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जो हाथ से बने हुए सामान होते हैं, तो जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी इंडिया की, वो यार बहुत अच्छी थी, वो हाइट पर थी उस वक्त। क्यों उस वक्त हाइट पर थी? एक तो हाथ से बना हुआ सामान है, यानी अच्छी क्वालिटी होना ही जरूरी है, ठीक है, वो अच्छी क्वालिटी के ही होते थे इंडिया के सामान, राइट? और जो ब्रिटेन के एक तरीके से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, वो मशीन से बनाए हुए थे, ना तो क्वालिटी अच्छी थी और महंगे भी बहुत ज्यादा थे, राइट? ये इस दो चीजों की वजह से, कि वो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी और वो महंगे बहुत ज्यादा थे, इस वजह से इंडिया के जो गुड्स थे वो हाइट पर थे, इंडिया का गुड्स बहुत ज्यादा बिक रहा था। और इंग्लैंड को अब अपनी इंडस्ट्रीज को भी बचाना था। अगर अपनी राइजिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो अभी अभी बनी रही हैं, ठीक है, अभी अभी आई हैं, अगर उनको बचाना है तो क्या करना था? इंडिया के गुड्स को रोकना था। कैसे रोका इंडिया के गुड्स को? उन्होंने क्या किया, जो इंडिया के गुड्स थे उन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, ठीक है। इंग्लैंड में क्या होता था कि लोग इंडिया के गुड्स को ज्यादा प्रेफर करते थे, बिकॉज वो क्वालिटी में अच्छे थे और सस्ते भी थे। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी इंग्लैंड ने। यानी अगर आप इंडिया से गुड मंगा रहे हो तो आपको ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, राइट? यही किया, एक तरीके से इंडिया को एक्सपोर्ट ही नहीं करने दिए इंडियन गुड्स। समझ गए? इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दोगे तो सामान महंगा हो जाएगा, तो इंग्लैंड में कौन महंगा सामान खरीदना पसंद करेगा? वो फिर अपनी कंट्री का सामान यूज करने लगेंगे, क्योंकि कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही है। लेकिन अगर इंडिया से सामान मंगा रहे थे तो भारी इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ी थी, जिसकी वजह से ज्यादा पैसा लग रहा था, राइट? इस तरीके से इन्होंने इंडिया के गुड्स को रोका इंग्लैंड जाने से। और इंडिया एक ट्रेडिशनल एक्सपोर्टर था कॉटन टेक्सटाइल्स का और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का, ठीक है। इंडिया कब से ही एक तरीके से एक्सपोर्ट कर रहा था कॉटन टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इंग्लैंड में। अब जो है इस वजह से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से इंडियन गुड्स महंगे हो गए काफी ज्यादा, और टैक्स भी का ऑब्वियसली कुछ लगाया होगा, जिसकी वजह से इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ा मशीन मेड कॉटन टेक्सटाइल। यानी इंडिया ने इंग्लैंड से मंगाना स्टार्ट किया कॉटन टेक्सटाइल। क्यों? क्योंकि इंडियन गुड्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगने लगे थे, राइट? इंडिया के लोगों को भी इंडियन गुड्स एक्सपेंसिव लगने लगे थे, और इस वजह से इंडिया ने मशीन मेड कॉटन टेक्सटाइल मंगाना शुरू किया इंग्लैंड से। जो सोचो अभी तक इतना ज्यादा टेक्सटाइल भेज रहा था, बेच रहा था, उसको बेचारे को मंगाने पड़ रहे थे गुड्स, राइट? उस मर्चेंट की हालत सोचो एक बार, जो अभी तक इतना ज्यादा सामान बेच रहा होगा, अचानक से उसको खुद सामान खरीदना पड़े, कितना पैसा उसकी जेब से जाएगा, राइट? वही चीज हो रही थी। तो इंडिया को फिनिश्ड गुड्स, यानी जो बने बनाए गुड्स थे, वो इंग्लैंड से खरीदने पड़ रहे थे, और जो रॉ मटेरियल था, यानी कि कॉटन और बाकी जो रॉ मटेरियल्स थे, वो बेचना पड़ रहा था। यहां पे समझो क्या गेम खेला है ब्रिटिश ने, ये चीज ध्यान से समझो। रॉ मटेरियल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई गई, रॉ मटेरियल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी फिनिश्ड गुड्स पर थी। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल की जरूरत थी ब्रिटिश को अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलाने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? तो रॉ मटेरियल पर ब्रिटेन ने इंपोर्ट ड्यूटी इतनी नहीं बढ़ाई, रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी इतनी नहीं बढ़ाई, इसी वजह से इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर पा रहा था ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो फिनिश्ड इंडियन गुड्स थे, ठीक है, जो फिनिश्ड इंडियन गुड्स थे, यानी जो कंज्यूमर गुड्स थे, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी, जिस वजह से उन्हें कोई नहीं खरीद रहा था। अब रॉ मटेरियल कितना ही भेज लोगे यार, रॉ मटेरियल कितना भेज लोगे? कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बिकते हैं, ध्यान से समझो, मेंटालिटी समझो। कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, जो कपड़ा होता है, जो मैंने टी शर्ट पहना है, जो आपने पहना है, वो ज्यादा बिकता है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। लेकिन ये किस मटेरियल से बना है, कॉटन से बना या किस मटेरियल से बना है, ये ज्यादा नहीं बिकता है। ये कंज्यूमर, या आप और मैं थोड़ी खरीदेंगे, मुझे थोड़ी घर पे बैठ के इंडस्ट्री बनानी है, तो ये चीज मैं तो नहीं खरीदूंगी। यानी कंज्यूमर से इंडिया को काट दिया गया,
कंज्यूमर से इंडिया को अलग कर दिया गया और इंडस्ट्रीज से जोड़ने की कोशिश की गई, यानी सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा था, ठीक है, सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा था और जो फिनिश्ड गुड्स थे उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी, जिस वजह से इंडिया में भी कुछ गुड्स का प्राइस बढ़ा और इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। जो फिनिश्ड गुड्स थे वो इंडिया इंग्लैंड से ले रहा था और अपने रॉ मटेरियल इंग्लैंड को बेच रहा था। तो ये जो फेज था एक्सप्लॉयटेशन का, ये ज्यादा सिस्टमैटिक था। ऑब्वियसली वो बताने पे ही लग रहा है कितना ज्यादा सिस्टमैटिक प्लानिंग थी, कैलकुलेटेड था और इंटेंस था काफी ज्यादा फर्स्ट फेज के कंपैरिजन में। ऑब्वियसली इसका नाम इंडस्ट्रियल कैपिटल है, इसी से पता चल रहा है कि इंडस्ट्रीज में जो कैपिटल लग रही थी वो इंडिया से यूज की जा रही थी। तो इस फेज में जो इकोनॉमिक पॉलिसी यूज की गई उसका नाम था फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट दिया था एडम स्मिथ ने। लेकिन ये ट्रेड फ्री हुआ कैसे भाई? ये ट्रेड फ्री हुआ कैसे? जो ब्रिटिश कंज्यूमर गुड्स थे वो इंडिया में फ्रीली एंटर कर रहे थे। इंडिया ने तो कोई इतनी बड़ी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई थी ब्रिटिश कंज्यूमर गुड्स पर, तो जो ब्रिटिश कंज्यूमर गुड्स थे वो आराम से इंडिया में आ जा रहे थे। लेकिन जो इंडियन कंज्यूमर गुड्स थे वो ब्रिटेन में आराम से नहीं जा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो इंग्लैंड का कंज्यूमर था वो खरीदना ही नहीं चाह रहा था इंडियन गुड्स को। कह रहा था ये तो बहुत महंगे हैं, इन पर इतनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी है, लाओ मैं अपनी कंट्री का प्रोडक्ट यूज कर लेता हूं। इस वजह से इंडियन कंज्यूमर गुड्स बिक ही नहीं पा रहे थे। तो ये फ्री ट्रेड हुआ कैसे भाई? इसको फ्री ट्रेड कैसे कहेंगे? इससे तो सिर्फ इंडिया का लॉस हुआ। इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको हैवी लॉस झेलना पड़ा और इंग्लैंड के प्रोड्यूसर्स थे, इंग्लिश प्रोड्यूसर्स थे, उनको हैवी प्रॉफिट्स मिले इस वजह से, राइट। इंग्लैंड ने इंडिया में अपनी आर्मी भी बनाई हुई थी, राइट। अब उन आर्मी वालों को पेंशन भी देनी होगी, सैलरी भी देनी होगी, तो ये इंग्लैंड तो नहीं देने वाला है, तो ये देते थे इंडियन टैक्स पेयर्स। यानी इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे से जो इंग्लैंड की आर्मी थी उसको पैसे दिए जाते थे, उसको सैलरी दी जाती थी, उसको पेंशन दी जाती थी, राइट। और इंडियन टैक्स पेयर्स का टैक्स हमेशा जो टैक्स का रेट था वो हाई किया जाता था, राइट। ज्यादा उनसे टैक्स लिया जाता था ताकि इनकी सैलरीज दी जा सके या इनकी पेंशन दी जा सके। जो एक तरीके से इंडिया में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का यूनियन था ना, जो इंडिया में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की एक तरीके से फ्रेंडशिप थी, वो पूरी तरीके से तोड़ दी गई, डिसइंटीग्रेट कर दिया गया बुरी तरीके से। यानी इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कंप्लीट था, इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। यानी इंग्लैंड खुद को आगे बढ़ाता जा रहा था और इंडिया को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करता जा रहा था, राइट। इंडिया को एक तरीके से टिपिकल एग्रीकल्चरल कॉलोनी बनाया गया। इंडिया एक तरीके से एग्रीकल्चरल कॉलोनी बनकर रह गई ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग कैपिटलिज्म की। यानी जो ब्रिटिश में कैपिटलिज्म था उसको एक तरीके से फंड कर रही थी इंडियन कॉलोनी, राइट। इस तरीके से इंडिया का पैसा ब्रिटिश के कैपिटलिज्म में गया। कार्ल मार्क्स ने यह एक बहुत अच्छा कोट दिया है, ध्यान से समझिएगा इस कोट को। होमलैंड ऑफ कॉटन वॉज इनंडेटेड विद कॉटन। होमलैंड ऑफ कॉटन वॉज इनंडेटेड विद कॉटन। मतलब इंडिया के पास इतना ज्यादा कॉटन था, इंडिया इतनी रिच कंट्री थी और तो ब्रिटिश ने क्या किया, इंडिया से कॉटन लिया और उसे ब्रिटेन में जाकर गुड्स मैन्युफैक्चर किए। इंडिया से कॉटन लिया और ब्रिटेन में जाकर गुड्स बनाए उस कॉटन से और वापस से उन गुड्स को इंडिया में लाकर बेच दिया। तो इससे क्या हुआ, जो कभी क्या कहते हैं कॉटन का होमलैंड हुआ करता था यानी कि इंडिया, वहां पे ही कॉटन इतना ज्यादा बेचा जाने लगा, राइट। होमलैंड ऑफ कॉटन यानी कि इंडिया वॉज इनंडेटेड विद कॉटन। इनंडेटेड का मतलब होता है फ्लडेड, वॉज फिल्ड विद कॉटन, यानी कि जो होमलैंड है कॉटन का, जहां पे ऑलरेडी इतनी सारी कॉटन है वहीं पे लाकर और ज्यादा कॉटन डाली जा रही है, ठीक है, जबरदस्ती डाली जा रही है और ज्यादा कॉटन भरी जा रही है एक तरीके से। इसी के साथ हम अपने थर्ड और आखिरी फेज में एंटर करते हैं कोलोनियलिज्म के, जो है द पीरियड ऑफ फाइनेंस कैपिटल, जो कि लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ और इंडिपेंडेंस तक चला। इसे स्टेज ऑफ फाइनेंस इंपीरियलिज्म भी कहा जाता है। मेरी गारंटी, अगर आप इस तरीके से ढंग से स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, कोई चांस नहीं कि आपके अच्छे एकदम मार्क्स खराब आए, बहुत ज्यादा सही आपके मार्क्स आने वाले हैं। कुछ वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट्स की वजह से जो ब्रिटिश पॉलिसी थी इंडिया में, उसमें भी कुछ नए डेवलपमेंट होने लगे। बात समझो, जो वर्ल्ड में डेवलपमेंट्स हो रहे थे उसकी वजह से इंडिया में ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसी को थोड़ा बदला और न्यू डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। देखते हैं क्या था वो। ब्रिटेन जो एक तरीके से पहली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बनना चाह रहा था वो पॉसिबल नहीं हो पाया, राइट। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाया? क्योंकि और ज्यादा
जो यूरोपियन नेशंस थी उन्होंने अपने खुद को इंडस्ट्रियलाइज्ड कर लिया। ब्रिटेन सबसे पहले एक इंडस्ट्रियल पावर नहीं बन पाया क्योंकि बाकी यूरोपियन नेशंस ने खुद को इंडस्ट्रियलाइज्ड घोषित कर दिया। अब आपको कॉलोनीज की जरूरत पड़ेगी, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है, उनको रॉ मटेरियल की तो जरूरत पड़ेगी ना। इसीलिए जो बाकी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थी उन्होंने कॉलोनीज की तलाश करना शुरू किया कि कहां से वो रॉ मटेरियल उठाएंगी और अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को पार देंगी, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को बूस्ट करेंगी। उनको रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी, तो इस वजह से उन्होंने और ज्यादा कॉलोनीज की तलाश करना शुरू किया। ब्रिटेन डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि अगर किसी कंट्री की नजर इंडिया पे पड़ जाएगी तो ब्रिटेन के हाथ क्या लगेगा, राइट? ब्रिटेन कैसे अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ताकत देगा? वैसे भी उसकी हालत खराब थी, तो इस वजह से ब्रिटेन डर गया। तो ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलोनी के रूप में रखा, क्योंकि अगर ब्रिटेन इंडिया को अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलोनी नहीं बनाता तो वो रॉ मटेरियल्स और वेल्थ कहां से उठाता, एक तरीके से अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पार देने के लिए, राइट? इसीलिए ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलोनी बनाया और यहां पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। किसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया? रेल में, रोड में, पोस्टल सिस्टम में, इरिगेशन में, एटसेट्रा। अगर आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट करोगे, ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, तो इसका मतलब है कि आपके उस कंट्री में स्टेक ज्यादा है, ठीक है, आपने उस कंट्री में ज्यादा पैसा डाला है, तो बाकी नेशंस एक तरीके से उस कंट्री में आना इतना ज्यादा, उसको अपनी कॉलोनी बनाना पसंद नहीं करेंगी, राइट? बिकॉज वहां पे आपकी कंट्री का ज्यादा पैसा डला हुआ है। यही चीज इस ब्रिटेन ने भी दिमाग लगाया कि मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। इंडिया के पैसे से ही इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा था वो, राइट? इंडिया से इतना ज्यादा वो पैसा लेके गया था, उसी पैसे को वो इंडिया में लगा रहा था, रेलवेज में लगा रहा था, रोड बना रहा था, पोस्टल सिस्टम में लगा रहा था, इरिगेशन में लगा रहा था, राइट? इसीलिए इसको कहा गया है फाइनेंस कैपिटल। इस स्टेज को इसीलिए फाइनेंस कैपिटल कहा गया है। ऐसा माना जाता है यार कि रेलवे कंस्ट्रक्शन की वजह से कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा बढ़ा, एक तरीके से नए कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की शुरुआत हुई। फाइनेंस कैपिटल क्यों उस स्टेज को कहा गया है? क्योंकि जो इंडियन टैक्स पेयर्स थे, ठीक है, इंडियन टैक्स पेयर्स को एक तरीके से कंपेल किया गया, उन्हें फोर्स किया गया कि आप कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज को फाइनेंस करो। यानी इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे से रेलवेज को कंस्ट्रक्ट किया गया, रोड बनवाई गई, जो भी पैसा लग रहा था वो इंडियन टैक्स पेयर्स से ही लिया गया। तो इंडियन टैक्स पेयर्स ने इस चीज को फाइनेंस किया, इसीलिए इस पीरियड को कहते हैं द पीरियड ऑफ फाइनेंस कैपिटल। इस इन्वेस्टमेंट के पीछे का कारण क्या था? इस इन्वेस्टमेंट के पीछे का कारण सिंपल था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोलोनियलिज्म, यानी कोलोनियलिज्म की वजह से इंडिया के लोगों पर क्या असर हुआ वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। रिजल्ट क्या था कोलोनियलिज्म का वो देखेंगे। इंडिया एक ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग और एक ग्रेट एग्रीकल्चरल कंट्री थी। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर एक तरीके से यार एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया गया, राइट? एग्रीकल्चर का एक तरीके से कमर्शियलाइजेशन किया गया, मतलब वो क्रॉप्स उगाई जाती थी जैसे कि कॉटन, जूट, ये क्रॉप्स वो होती है जिनको सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज नहीं करते हो, इनको खाने पीने में नहीं यूज किया जाता है, इनको बेचने के लिए यूज किया जाता है, राइट? तो ये कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, कॉटन, जूट, ये सारी कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, इनसे आप पैसा कमाते हो बेचकर। तो एक तरीके से एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया जाने लगा और इसको कहते थे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। कुछ मॉडर्नाइजेशन नहीं था, ये एक तरीके से कमर्शियलाइजेशन हो रहा था एग्रीकल्चर का, और ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था नेचर में। एक तरीके से इंडिया सेलिंग मार्केट बन गया, इंडिया में ही ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सेल किए जाने लगे एट द एक्सपेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो बर्बाद हो ही रहा था और ब्रिटिश के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में बेचे जा रहे थे, और जो रॉ मटेरियल था वो ब्रिटिश उठा के ले जाता था इंग्लैंड में और फिर ज्यादा गुड्स बनाता था। एक तरीके से इंडिया में गुड्स प्रोड्यूस होने ही नहीं दिए जाते थे, राइट? उन्हें प्रोड्यूस होने ही नहीं दिया जा रहा था। तो जब इंडिया में गुड्स नहीं बनेंगे तो इंडिया गुड्स कहां से खरीदेगा? इंग्लैंड से खरीदेगा। वही चीज यहाँ पे हो रही थी। इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा अच्छी थी, राइट? तो ब्रिटिश ने सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया इंडिया की ट्रेडिशनल इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को। जो ट्रेडिशनल इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थे इंडिया की, उनको एक तरीके से सिस्टमैटिकली खराब करना स्टार्ट किया। इतने सारे मिलियंस ऑफ आर्टिसंस, वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है? रेवेन्यू अरेंजमेंट्स जो था, रेवेन्यू सिस्टम जो था वो इतना ज्यादा हार्श था, जो रेवेन्यू था वो इतना ज्यादा हाई था कि जो कुछ एग्रीकल्चरिस्ट थे बेचारे, कुछ जो फार्मर्स थे, उन्होंने अपना राइट ही खो दिया कल्टीवेट करने का। उनको अलाउ ही नहीं किया गया कि आप अपनी जमीन पर कल्टीवेट करो, आप अपनी जमीन पर क्रॉप्स उगाओ। क्यों? क्योंकि तुम रेवेन्यू ही नहीं दे पाए।
इसीलिए इस वजह से जो इतने सारे अनएम्प्लॉयड लोग होंगे जब, तो आपको लेबर बहुत चीप प्राइस पे अवेलेबल मिलेगी, राइट? जब इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो आपको बहुत कम दाम पर लेबर अवेलेबल मिलेगी, क्योंकि सभी को नौकरी चाहिए। तो आप कुछ भी पैसा दोगे वो लोग काम करने को रेडी हो जाएंगे, क्योंकि लेबर्स यार डेली अर्नर्स होते हैं, राइट? वेजेस पे काम करते हैं, एक तरीके से घंटे के हिसाब से पैसा लेते हैं वो। तो उनको जब भी तुम जितना भी दोगे वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे थे, ठीक है? अगर तुम उनका बार्गेनिंग पार ही खत्म हो गया, जो लेबर बोलता था नहीं भाई कम है थोड़ा ज्यादा कर दो, बोलता था हटो तुमसे नहीं करवाएंगे, दूसरे भी तो खड़े हैं, राइट? तो इस वजह से जितना पैसा दिया जा रहा था लेबर्स को, उतने पैसे पे वो काम करने को तैयार हो जा रहे थे। इसीलिए लेबर बहुत ज्यादा चीप हो गई थी इंडिया में। इंडिया की एक तरीके से बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन जो थी एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में, ये एक तरीके से असर हुआ इस पर एक्सटर्नल ट्रेड का, राइट? इसके एक्सपोर्ट्स जो थे वो गिरते जा रहे थे, यानी जो इंडिया जो था अपने गुड्स बाहर नहीं बेच पा रहा था, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी हाई कर दी गई थी, और उसके इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो गए थे, राइट? बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने लगा था। आप खरीद ज्यादा रहे हो, आप बेच कम रहे हो, राइट? इस वजह से क्या होगा, वेल्थ और रिसोर्सेज आपके ड्रेन होते जाएंगे, आपकी कंट्री से पैसा खत्म होता जाएगा, क्योंकि आप खरीद ज्यादा रहे हो बेच कम रहे हो, तो आपकी कंट्री से पैसा धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और वही इंडिया के साथ भी हुआ, वेल्थ और रिसोर्सेज खत्म होना शुरू हो गए, उनका ड्रेन होना शुरू हो गया। जो इंडिया की पॉपुलेशन थी यार, उसे एक तरीके से एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज जो थी ब्रिटिश की, वो बहुत अच्छे से समझ में आने लगी, ठीक है? उन्हें समझ में आने लगा जो पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली हम वीक होते जा रहे हैं, जो एक तरीके से बुरी चीजें आ रही हैं पॉलिटिकली, कल्चरली और इकोनॉमिकली, वो एक तरीके से ब्रिटिश की वजह से ही है। और इस वजह से, इस अवेयरनेस की वजह से ही नेशनल अवेकनिंग स्टार्ट हुई इंडिया में। लोग एक तरीके से ना यूनाइट होना स्टार्ट हुए आपस में, एक नेशनल अवेकनिंग इसी वजह से आना स्टार्ट हुई। बी रेडी गाइस, अगला वीडियो नेशनलिज्म पर होगा, मैं सब कुछ कवर करने वाली हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक कर लेना मेजर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स का, राइट? वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।